औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। मेमन ग्राफिक एकेडमी चैनल के साथ मैं आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आमिर बकाली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की क्लास जो कि है एडोब फोटोशॉप बिगिनर क्लास नंबर 3। और आज की इस क्लास में हम लेयर्स पैनल के हवाले से जानेंगे, उसके हवाले से पढ़ेंगे, क्योंकि लेयर्स पैनल जो है एडोब फोटोशॉप का बहुत अहम पार्ट है। और इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी आते हैं, ओपेसिटीज़ वगैरह, और जो भी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा बहुत इजी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त जो है अपना एडोब फोटो जी तो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम आज एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 3 लेने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक ये डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है, जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ये है आपका लेयर्स पैनल। इसको कहते हैं लेयर्स पैनल। ये देखिए, चैनल, पाथ और लेयर्स, ये लेयर्स पैनल है। उसमें सबसे पहले जो भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वो एक बैकग्राउंड फाइल की सूरत में आपके पास आता है, जो कि ये मेरे माउस कर्सर पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस बैकग्राउंड का मकसद ये है कि लेट सपोज मैं आपको बता दूं कि ये मूव टूल मैंने पकड़ा और मैं जो है इसे किसी भी तरह मूव नहीं कर पा रहा, कुछ भी इस पर काम नहीं कर पा रहा। या फिर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि ये हमने एक और इमेज खोली हुई है। अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं खोल रहे, हमने इमेज ओपन की है। तो इमेज का भी जो सबसे पहला जो बेसिक इमेज आप ओपन करेंगे वो बैकग्राउंड इमेज ही होगी। इस पर अगर आप चाहें तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इसको रोटेट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ पेंट ज़रूर कर सकते हैं, कोई भी दाग धब्बे लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम मूव वगैरह नहीं कर सकते। इसके लिए जब भी देखें मैं इसको मूव करने के लिए कोई भी चीज़ करूँगा तो ये मुझसे एक एरर थ्रेट कर रहा है, और ये कह रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। अब कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कैसे होता है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये आपने लॉक हटा दिया तो ये आपकी कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर हो गई, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ये बैकग्राउंड पे अगर आपने डबल क्लिक किया तो ये इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं लेयर का। इसने जो बाय डिफॉल्ट लेयर का नेम लिया है वो है लेयर 0, ठीक है। तो इसको अगर हम ओके कर दें तो ये नॉर्मल लेयर हो गया। अब इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल टी की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं, XYZ जो आप चाहें वो सब इसके साथ आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट तो कर लिया। अब 2 मिनट के लिए हम इस इमेज को हाइड कर लेते हैं और मैं आपको लेट सपोज ये बता देता हूँ कि इसमें से हमने हाफ पिक्चर उड़ा दी, डिलीट कर दी, ठीक है। इस पर जो हमारी इमेज थी, इमेज में अब जो है हमें नज़र आ रहा है हाफ इमेज है और हाफ पोर्शन जो है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसको मैं ये काम करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस इमेज पे मैंने जानबूझकर ये जो आधी इमेज उड़ा दी है, उसकी वजह ये थी कि मुझे हाफ एरिया ट्रांसपेरेंट चाहिए था, जो कि इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि ये जो लॉक्स है इसमें सबसे पहला लॉक है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है। अब अगर मैं इसको कर दूं तो मैंने इससे क्या ऑर्डर पास किए, मैंने इसे कहा कि इस लेयर के अंदर जितना भी हिस्सा ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है उसे आप लॉक कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लेट सपोज आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्रश लिया। अब इस ब्रश को मैंने यहाँ फेरा तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट एरिया पे वो कलर काम नहीं कर रहा, ठीक है। और जो इमेज है उसके ऊपर वो सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जब मैं इस पर कलर कर रहा हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट एरिया को नहीं ले रहा। इसका मतलब कि मैंने इसे ये कहा हुआ है कि इस इमेज में जहाँ भी ट्रांसपेरेंट एरिया आपको नज़र आ रहा है उसे आप लॉक कर दें। अब लेट सपोज मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में रख दिया। अभी बिल्कुल सेंटर में जानबूझ के आपके समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए रखा है कि मैं ब्रश को यहाँ से फेर रहा हूँ। अब जहाँ तक इसको ट्रांसपेरेंट एरिया मिल रहा है उसे लॉक किया हो, उस पर कोई काम नहीं करने दे रहा। अदरवाइज जो एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसपे हमारा कंटेंट मौजूद है, उस पर इसने कलर फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। या तो इसको एक छोटे से आसान अल्फाज में आपको इसे समझा दूंगा, जैसे पिछली क्लासेस में, शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि लेयर का वो हिस्सा जो कि समझे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन ले ली। लेट सपोज ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ।
कि हमने ये कहा था कि जो एरिया सिलेक्ट हुआ होता है वो एक्टिव एरिया होता है, अदरवाइज वो उसके अलावा जितना एरिया नज़र आ रहा है ये समझे मुर्दा है, उसमें जान नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह अब मैं ब्रश टूल लेके अगर मैं फेरता हूँ तो देखें ये ट्रांसपेरेंट एरिया तो इसमें लॉक किया हुआ है, लेकिन जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था इमेज के अंदर वो एक्टिव है। इसके अलावा देखें बाकी की इमेज डीएक्टिव हो गई एक तरह से। ऊपर का पोर्शन आप देख लें ये वाला, नीचे का पोर्शन देख लें, इस पर कलर नहीं फिल हो पा रहा, इसका मतलब कि ये डीएक्टिव हो गया। तो इसी तरह जब हम ट्रांसपेरेंट लॉक लगाते हैं ट्रांसपेरेंसी का, तो हम उसे ये गाइडलाइन दे रहे होते हैं इस लेयर के अंदर जितना भी एरिया ट्रांसपेरेंट है उसको डीसिलेक्ट कर दो, मतलब डीएक्टिव कर दो, उसमें जान नहीं है। तो अब हम जब भी कोई भी काम करेंगे, ब्रश फेरेंगे, मतलब कोई भी काम ऐसा हम करते हैं, इस पर ग्रेडियंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो ट्रांसपेरेंट एरिया में वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस इमेज को मैं थोड़ी देर रहने देता हूँ, एक और हम ले लेते हैं लेयर। ठीक है, अब हम जैसे कि किसी इमेज के ऊपर काम करने के लिए एक दूसरी लेयर बनाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि भाई उस पर आप कलर फिल कर दो। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली लेयर में पूरे पे कलर फिल कर रहा है, फिल वक्त आपको समझाने के लिए सबसे पहले कलर फिल किया है, तो ये मतलब इस वक्त ऊपर वाली लेयर एक्टिव है। अब हम इस लेयर के ऊपर लॉक लगा रहे हैं कि भाई इसको आप जो है ये इस लॉक का नाम, सॉरी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लॉक इमेज पिक्सल्स, इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसे लॉक कर दिया जाए। अब इमेज से मुराद ये लेयर तो एम्प्टी है, लेयर सपोज इसके ऊपर कोई इमेज है, उसमें जितने भी पिक्सल्स हैं उसको इसने कर दिया लॉक। ठीक है, अब इस इमेज को आप लेयर को इमेज समझ लें, या फिर ये पूरी लेयर ही एक इमेज है आपके लिए, सही है। अब इसके ऊपर इसने कोई भी चीज़ हमने फिल नहीं कर सकते, इसने सारे पिक्सल्स को ही लॉक कर दिया। अब एक पिक्सल जब लॉक होगा तो उस पिक्सल में कोई काम नहीं होगा, तो सारे पिक्सल जब लॉक होंगे तो कोई काम उसमें नहीं हो सकेगा। ये देखें ब्रश जब मैं इस पर लेके आ रहा हूँ ये एरर दे रहा है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है, इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं आप यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप किसी भी लॉक पे होंगे ना, इन चारों में से तीनों में से, उस पर जब इमेज कोई भी लगी हुई होगी तो उस पर आप उसकी ओपेसिटी वगैरह बिल्कुल कम कर सकते हैं। ओपेसिटी पे कोई फर्क नहीं आता, ओपेसिटी वगैरह कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे लॉक की तरफ। ये जो तीसरा लॉक है इसका नाम है लॉक पोजीशन। ये पोजीशन को लॉक कर देता है। जैसे देखिए इस इमेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस लेयर को वापसी में डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके समझने में कुछ आसानी हो जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैंने जो इमेज लिया हुआ है इसे मैंने रखा हुआ है सेंटर में। ठीक है, सेंटर में रखा हुआ है, या फिर इसके ऊपर एक और इमेज भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पोजीशन को मैंने कर दिया लॉक, इसकी पोजीशन में कर देता हूँ लॉक। देखिए मूव टूल जैसा ही बिल्कुल एक बना हुआ है, मूव टूल जैसा ही है। तो ये मूव टूल क्या काम कर रहा होता है कि हमारी इमेज को पकड़कर मूव कर रहा होता है। तो एक तरह से आप इसको आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हमने इसकी मूव टूल को लॉक कर दिया। अब देखें ये मूव टूल इस पर काम नहीं करेगा, इस इमेज को मैं कहीं भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर हाँ मैं काम ज़रूर कर सकता हूँ। मैंने अगर ब्रश टूल ले लिया, ब्रश टूल इसके ऊपर फेर रहा हूँ तो ये पूरे पे काम करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी पोजीशन लॉक की हुई है और कोई लॉक इस पर हमने अप्लाई नहीं किया। हाँ, अगर हम ये कर दें इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो ट्रांसपेरेंसी भी हमने लॉक कर दी इसकी। ठीक है, अब जब मैं इस पर काम करूँगा तो ये देखें सिर्फ इमेज के अंदर ही काम कर रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन एक तो लॉक हुई हुई है, दूसरा इसकी ट्रांसपेरेंसी भी लॉक हुई हुई है। और आप सोचेंगे कि इन लॉक्स का क्या काम है, तो ये लॉक हमें बाज़ दफ़ा किसी काम में बहुत काम आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लॉक्स होते हैं, इनका हम यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि लेट सपोज आपने 3 लेयर्स बनाए। ठीक है, एक लेयर पे आपने काम किया, उस पर समझे कि कोई आर्ट आपने ड्रॉ करके उस पर कलर फिल कर दिया। अब आप चाह रहे हैं इसकी पोजीशन बिल्कुल भी आउट ना हो, ये एक्यूरेट इस जगह पर ही टिका रहे, उसके लिए आप इस लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उस पर ही मैंने मज़ीद काम करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ना छेड़ूँ, तो आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर दिया, या फिर आपने उसकी जो पोजीशन को लॉक कर दिया। इस तरह के लॉक्स आप उस पर अप्लाई करके उस पर बहुत इजीली आप काम कर सकते हैं। इस वक्त इस पर 2 लॉक्स लगे हुए थे, देखिए मैंने लॉक्स हटा दिया। अब देखिए जो फोर्थ लॉक है, फोर्थ लॉक जो है आर्ट बोर्ड के हवाले से होता है। इस वक्त हम आर्ट बोर्ड पे नहीं है तो इसको मैं आपको समझाने जाऊँगा, आप में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, बट मैं वर्बली हाँ ये वादा ज़रूर है कि आइंदा क्लासेस में हम इसे लाजमी पढ़ेंगे, बट इस वक्त आपकी आसानी के लिए सिर्फ इतना सा आपको गाइड कर दूँ कि ये लॉक जो होता है, ये जो हम आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट आर्ट बोर्ड हमने बनाए होते हैं। लेट सपोज आपने 6 आर्ट बोर्ड बनाए हुए हैं, अब आप आर्ट बोर्ड नंबर 1 पे काम कर रहे हैं,
तो ये खुदा ना खास्ता स्विच होके सेकेंड वाले आर्टबोर्ड पर जंप ना कर ले या कोई ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए उस आर्टबोर्ड को हम लॉक कर देते हैं, ये उसमें काम आता है। तो इस वक्त इसको आई थिंक समझाना ज़रूरी नहीं। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो यकीनन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। जो बेसिक हम समझ रहे हैं लेयर पैनल के हवाले से, वो भी आपके जहन से निकल जाएगा। अब जो फोर्थ लॉक है, फोर्थ लॉक वही काम करेगा जैसे कि बैकग्राउंड लेयर, सबसे पहली लेयर हमने ली थी, इस पर जो बैकग्राउंड आ जाता था, अब इस पर कुछ भी नहीं हो सकता, ना ये मूव होगा, ना इस पर हम कोई काम कर सकेंगे, ठीक है, ना ये अपना ब्रश चलेगा, कोई भी चीज़ इस पर काम नहीं करेगी। ये एक तरह की बैकग्राउंड लेयर बन गई जो सबसे पहले हमने जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो वो सबसे पहली जो लेयर बनाता है वो बैकग्राउंड लेयर होती है, उस पर सारे लॉक्स होते हैं। हाँ, जब ये सारे लॉक किसी पर अप्लाई होंगे तो इसकी ओपेसिटी और फिल भी बंद हो जाएगा। ओपेसिटी कम करने के लिए जो है आपको इसको अनलॉक करना लाजमी होगा, फिर इसके बाद आप इन चीज़ों पे काम कर सकेंगे, सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए यकीनन आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब लेट सपोज आपने एक न्यू लेयर बनाई, थर्ड लेयर बनाई, फोर्थ लेयर बनाई, इसको भी थोड़ा सा समझा दूँ, इसके बाद हम ऊपर जाने वाले हैं। नीचे के ऑप्शंस में ज़्यादा चीज़ें आपको फ़िलहाल नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने की फ़िलहाल नहीं है आज की क्लास के हिसाब से। ये है न्यू लेयर बनाने के लिए, ये है लेयर को डिलीट करने के लिए। इस पर अगर आपने चेक लगा दिया तो क्योंकि ये आपसे कंफर्म कर रहा है कि आर यू श्योर कि मैं ये लेयर नंबर 4 डिलीट कर दूँ, तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है। आपने यस कर दिया, ये लेयर डिलीट हो जाएगी। इसी तरह लेयर नंबर 3 के लिए अगर आपने डिलीट का बटन दबाया तो दोबारा पूछेगा। अगर आप डोंट शो दिस मैसेज अगेन पे चेक बॉक्स लगा देते हैं, चेक लगा देते हैं, तो ये आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इसको आप चेक ना लगाएं, क्योंकि बाद दफ़ा गलतफहमी में या जल्दबाजी में काम करते हो, अगर इस पर एक क्लिक हो गया आपकी वो लेयर गायब हो जानी और आपको पता भी नहीं होगा। और जब लेयर डिलीट हो जाएगी तो कल को काम में आपको उलझन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इसका आसान हल ये है कि इसको आप चेक ना लगाएं, ताकि जब भी कोई बटन गलती से भी अगर आपसे प्रेस हो जाता है तो ये आपसे पहले कंफर्म करें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब चेक इसमें एक और ऑप्शन होता है, ये पहले तो मैं लेयर्स को डिलीट कर दूँ सारी। अब जैसे कि मैंने इस लेयर को कर दिया बंद, आपको समझाने के लिए सिर्फ एक काम कर रहा हूँ कि मैंने अपना ब्रश ले लिया, ब्रश को मैं हार्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हार्ड हो गया हमारा ब्रश, और इस ब्रश को मैंने हार्ड करने के बाद एक काम करना है कि मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया। ठीक है, ब्रश का साइज कर देता हूँ ज़रा सा। यहाँ पर मैंने एक ये राउंड सा है, ऐसे रैंडमली आपको समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पर एक लेयर नंबर 1 पे एक ये शेड ड्रॉ कर दिया, दूसरी पे मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर का एक बना लेता हूँ। ठीक हो गया, ये दूसरे कलर का मैंने बना लिया। इसी तरह लेयर नंबर 3 पे मैं गया और दोबारा मैंने यहाँ पे एक और डिफरेंट कलर का साइन बना लिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये लेयर नंबर 3 सिर्फ मूव हो रही है। अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो ये लेयर नंबर 2 मूव हो रही है। इसी तरह जबकि अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे इन तीनों लेयर्स का लेट सपोज बहुत ज़रूरी काम है, मैंने बार बार इसको यूटिलाइज करना है, तो इसका एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पर क्लिक किया तो ये सारी लेयर सिलेक्ट हो गई। अदरवाइज नहीं तो आपने ये एक सिलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस करके रखें, दूसरी तीसरी ये इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 0 वाली सिलेक्ट करनी है, 2 वाली और 3 वाली करनी है तो आप कंट्रोल प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे कि आपने 0 सिलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस किया, डायरेक्ट 2 और 3 सिलेक्ट की तो 1 को सिलेक्ट नहीं करेगा। एक तो ये सिलेक्शन का तरीका आ गया। अब मैं जो आपको बेसिक समझाना चाह रहा था वो ये कि जैसे कि लेयर नंबर 1 और 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने 1 से लेकर 3 तक इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि इन 3 बोल्ट्स का काम मुझे इस प्रोजेक्ट में 50 दफ़ा करना है, तो उसके लिए आपको एक आसान छोटा सा टिप दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो मकसद समझाना है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसलिए आपको ये तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि देखिए ये फोल्डर बना हुआ है, सही, इसे कहते हैं ग्रुप। अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल G भी प्रेस करते हैं, इसकी शॉर्ट की है, तो एक ग्रुप बन जाएगा। अब ग्रुप से क्या होता है, अब ग्रुप बना के इसका फ़ायदा ये होता है कि अब ये सारी चीज़ें एक साथ मूव हो रही हैं। अगर आपने इसकी डुप्लीकेट बनानी है, आपने इसको 50 दफ़ा यूज़ करना है, तो देखें इसको आपने ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करना है तो ये इसकी कॉपीज जनरेट करता रहेगा। जो भी चेंजेस आप करेंगे अब ग्रुप के साथ ना, तो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो रही होंगी। लेट सपोज अभी इस पर आपने खैर ब्लेंडिंग ऑप्शन और मैं आपको बाद में समझाऊंगा।
अब इसको अगर आपने एक तरीका कॉपी करने का ये, दूसरा तरीका तो कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। तो ग्रुप से ये फ़ायदा होता है कि आपकी सारी जो कंपेरेटिव फाइल होती हैं, जो जो लेयर्स होती हैं जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, उसको आप एक ग्रुप में सेव कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपने किसी की दाढ़ी मूछ बनाई है, अब आप चाह रहे हैं कि दाढ़ी मूछ एक ही फोल्डर के अंदर एक जगह पे ग्रुप करके रख दिया जाए, तो जब भी मैं दाढ़ी और मूछ का कलर चेंज करूँ तो एक साथ ही चेंज हो जाए। तो इसलिए भी ग्रुप को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी के आइज़ के लेंस का कलर चेंज किया हुआ है, उसके आई के लेंस बनाए हुए हैं, तो उस लेंस को एक को जब आप कलर को चेंज करेंगे लेट सपोज, और दूसरे को अप्लाई करेंगे तो खुदा ना खाता वेरिएशन ना आ जाए, कुछ मामला ना हो जाए, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए भी आप उन दोनों आई के लेंस का एक ग्रुप बना दें। लेट सपोज आपने आई के लेंस का एक ग्रुप बनाया, अब उसमें आपने उसको कर दिया रीनेम, अब इसका नाम आपने लेट सपोज रख दिया आई, ठीक है, आई रख दिया। अब इस आई के लेंस के ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई करते हैं या कोई भी चीज़, जैसे कि आप इसको जो है कोई इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक पार्ट था इसका जो समझाना ज़रूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। ट्रेनिंग मोड को समझने के लिए हम जो है एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज ये इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये वाली इमेज को ओपन कर देता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने जोन सी इमेज इसके ऊपर डालनी है, इसको आपने कर दिया जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप से ये होता है कि देखिए आपने इस इमेज को इस वाले इसमें लानी है, तो आपने जस्ट सिंपल ये करना है। ये इसका एक दूसरा तरीका ये कि आपने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इस फाइल पे आके कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीक़ेकार है। अदरवाइज अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो देखिए इसको आपने यहाँ से जस्ट सिंपली आपने इसको इस तरह से ड्रैग किया, यहाँ से इस इमेज को माउस क्लिक पकड़ कर और यहाँ लाकर आपने माउस क्लिक छोड़ देना है, तो ये हो जाएगी कॉपी, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी जो चीज़ है वो है ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं, ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग ऑप्शन अलग चीज़ होती है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको समझाता चलूँ कि ब्लेंडिंग मोड जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं और काफ़ी वर्केबल हैं, काफ़ी काम में आते हैं। ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने से हमारी काफ़ी सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, काफ़ी कामों में हमें इससे हेल्प आउट, इससे हम हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे कि ब्लेंडिंग मोड है, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्लेंडिंग मोड का मकसद ये है कि दो लेयर्स हैं आपस में, ये ज़्यादा है XYZ, नीचे वाली जो लेयर है इसके ऊपर जो लेयर है जिस पे हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उससे नीचे वाली जो लेयर है ये उसको बनाता है कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली से किस तरह से ब्लेंड हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि ये लेयर नंबर 1 है, इस पर अगर मैं ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूँगा तो ये नीचे वाली लेयर से किस तरह किस वेरिएशंस के साथ ब्लेंड हो सकती है वो उस पर अप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ब्लेंडिंग मोड्स में देखिए ये जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप जब भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आप इसकी ज़हन में मत रखिएगा, क्योंकि इसकी हर दफ़ा हम अलग इमेज के ऊपर इसे अप्लाई कर रहे होते हैं और ये तमाम डिफरेंट कलर के साथ डिफरेंट सा रिजल्ट दे रहा होता है। मतलब फिक्स नहीं है कि हमने इसको अप्लाई कर दिया फला ब्लेंडिंग मोड को हमने अप्लाई कर दिया फला पिक के ऊपर तो ये रिजल्ट 100% आएगा, नहीं। इसमें आपको हर दफ़ा वेरिएशन मिलेंगी, क्योंकि ये नीचे वाली जो भी लेयर है उसका जो कलर है उसके साथ ऊपर वाली लेयर के कलर को ब्लेंड कर रहा होता है। अब इस दफ़ा मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ तो मेरे पास डिफरेंट कलर हैं, आप जिस इमेज पे काम कर रहे होंगे, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वहाँ यकीनन डिफरेंट कलर होंगे, तो वहाँ पर इसका रिजल्ट डिफरेंट ही आएगा। बट उसको आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम कर रहा है। मेरा मकसद बताना सिर्फ आपको ये है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन के कौन से मोड पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं उसका आपका इस्तेमाल बता सकता हूँ। फिर ये आपकी सेंस बनेगी, आप जब इसको यूज़ करेंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सेंस बनेगा कि किस पिक्चर पे मुझे क्या अप्लाई करना है, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जब प्रीव्यू आ जाएगा आपको लगता है कि हाँ इट्स इनफ, मेरी इमेज के लिए ये बेहतर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो डिज़ोल्व का ऑप्शन है, ये देखें। डिज़ोल्व के ऑप्शन से पहले भी मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे कि इसकी लेट सपोज आप ये समझ लें, नीचे वाली इमेज को मैं 2 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, इस लेयर के ऊपर मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो क्या होता है।
ओपेसिटी कम का मतलब कि ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, ट्रांसपेरेंट कर रही होती है, सॉरी ट्रांसपेरेंट कर रही होती है इस पूरे पिक्सल्स को, जितने इस इमेज में पिक्सल्स हैं उन सबको ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो है इसकी जो है व्यू विजिबिलिटी कम होने लगती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है एक तरह से। अगर मैं उसको 0 पे कर दूँ तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जब मैं इस पर डिजोल्व को अप्लाई करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, इस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है इसकी मैं ओपेसिटी अगर कम करके आपको स्लो स्लो दिखाऊं तो आपको दिखने लगेगा कि क्या हो रहा है। देखें, मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसकी ओपेसिटी इस वक्त मैंने कर दी फुल, कुछ भी नहीं है। अब इसको मैं स्लो स्लो जब करता हूँ तो देखिए आपको नज़र आने लगेगा कि क्या हो रहा है। तो ये डिज़ोल्व ये काम कर रहा होता है कि जिस इमेज के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया और जब आप उसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो वो रैंडमली, ऐसा भी नहीं कि इस कॉर्नर से पिक्सल्स को पकड़ के ऑफ करना शुरू करेगा, अगर इस पिक्सल से नहीं, नीचे वाली इमेज से कंपैरेटिव कलर के साथ जो से पिक्सल इसकी मर्जी में आएंगे उसे उठा के ये ऑफ कर देगा, ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा। ट्रांसपेरेंट करता हो तो उसका रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी में नजर आने लगता, ये उस रैंडमली पिक्सल्स को पकड़ के ऑफ करना शुरू कर देता है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो सारे पिक्सल्स को पकड़ के ऑफ कर देगा और ये देखें इसका जो व्यू होगा ये हो जाएगा गायब। अब अगर ये गायब नहीं करना तो आप इसको स्लो स्लो खोले, देखें इसको ओपेसिटी को आप बढ़ाएंगे तो देखें एक नॉइसी सी एक अजीब सी पिक्चर आपके सामने बना देगा। ये नॉइस क्रिएट हो गई जैसे कि एक तरह से, और इस तरह की एक व्यू आपके सामने लाकर पेश करेगा। अब अगर लेट सपोज आप इसे नॉर्मल मोड पर रखते हैं, इसकी ओपेसिटी आप फुल करते हैं, देखिए ये इमेज आपकी बरकरार है, इसने इमेज की परमानेंटली पिक्सल्स ऑफ नहीं किए थे। तो ये इस ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई करने का एक मकसद ये भी होता है कि आपने अपना काम कर लिया, अगर आपको कुछ टाइम बाद याद है कि अरे नहीं मुझे इस पर ये अप्लाई नहीं करना था तो मेरी तो इमेज ख़राब हो गई, तो सबसे पहले तो मैंने आपको दो चीज़ें पहले भी गाइड की हुई थी कि एक तो आप न्यू लेयर पे काम करें और अपनी ओरिजिनल इमेज की हमेशा एक कॉपी बना के काम किया करें, ताकि कभी कोई ऐसी खुदा न खास्ता देखे इंसान से गलती हो जाती है, अगर गलती हो भी जाए तो आपका ओरिजिनल इमेज ख़राब ना हो, तो उसकी कॉपी बना के काम किया करें। लेकिन इसमें भी इसने आसानी ये दी हुई कि खुदा न खास्ता गलती हो ही गई है तो ब्लेंडिंग मोड को आप नॉर्मल ऑप्शन पे ले जाएं, नॉर्मल मोड पे ले जाएं तो ये आपकी इमेज एक्यूरेट जैसी थी वैसी ही आपके सामने हाजिर है। यहाँ तक आपको डिज़ोल्व समझ आ गया होगा। अब मैं इस डिज़ोल्व के अलावा देखें इसमें ये जितने भी हैं ये बहुत सारे आपको डिफरेंट शेड्स वगैरह और डिफरेंट इसके रिजल्ट्स दे रहे होंगे, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे यूज़ में रहते हैं वो ये वाले ऑप्शन होते हैं। तो हम ग्रेजुअली चलते हैं। अब जैसे कि डार्किन में देखें, ये डार्किन से लेकर डार्कर कलर तक ये एक डिवीज़न बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी जो ऑप्शन हैं ये 4-5, ये क्या काम कर रहे होते हैं कि ये जब आप अप्लाई करेंगे तो डार्क कलर आपके रहेंगे और जो है लाइट कलर है वो गायब हो जाएंगे इमेज में से। इसी तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई जो है ये काफ़ी सारा हमारा इसमें यूज़ हो रहा होता है। अब इसको समझाने के लिए आई थिंक ये इमेजेस ठीक नहीं है, मैं आपको दूसरी इमेज पे ले जाके दिखा देता हूँ कि इस इमेज को मैं कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, हम यहाँ से एक और इमेज, यहाँ से ये जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है मैं यहाँ से इसको इस पर लेकर आ जाता हूँ इस वाले पे। ठीक है, इस इमेज को हम ज़रा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये इमेज हो गई हमारी बड़ी। अब इसमें ये होता है कि इस इमेज पे जब मैं मल्टीप्लाई अप्लाई करूँगा ना तो मल्टीप्लाई ये काम कर रहा होता है कि किसी भी इमेज के अंदर से टोटली वाइट कलर जो है उसे रिमूव कर देता है। जैसे कि अभी आपके सामने व्यू आ चुका है, मैंने आपको दिखाना नहीं चाह रहा था डायरेक्टली, इसको समझाने के कुछ और तरीके भी हैं, बट ये देखें। अब इसको एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे जी हमने ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये मैजिक विंड टूल से भी हम कर सकते थे, इसको हम इस तरह करते हैं या कंटीजियस पे अप्लाई हटा के इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो सारा वाइट सिलेक्ट हो जाता है, जो आपने पहले भी में तरीके का सिखाया हुआ था। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और हो सकता है यकीनन। अब देखें इसमें फिर भी कहीं ना कुछ खामियां रह जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, अगर आपका टाइम आप सेव करना चाह रहे हैं तो इससे बचने के लिए एक सबसे ईजी तरीका ये होता है कि आप इसमें जो है ये ब्लेंडिंग मोड्स के ज़रिए आप इस पर काम कर लें। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि देखें विद इन अ सेकेंड इस पर अप्लाई किया आपने और इसमें से टोटली वाइट इसने रिमूव करके ओनली ब्लैक आपके सामने ले आया और कितना साफ सुथरा तरीके से इसने इसको कट ऑफ किया है। ठीक है,
उसका दूसरा एक मामला ये भी रहता है कि लेट सपोज इसमें आपने वाइट वापसी लाना है, नॉर्मल मोड पे ले, इसका वाइट जिंदा हो गया, अगरचे आप इस मैजिक वेंट टूल से या किसी तरह आप इसकी सिलेक्शन लेके अगर आप इसे करते लेट सपोज, तो ये इसके और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से वाइट हट गया तो ख़त्म ही हो गया, इसके और भी तरीके हैं, बट वो मैंने आपको अब तक बताई नहीं हूँ, आगे क्लासेस में आने वाले हैं, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता दूँ कि लेट सपोज आपने इसे डिलीट कर दिया, अब इसमें से वाइट सदा के लिए चला गया, अब अगर आप इसको वाइट लाना चाहते हैं इस वक्त तो आ जाएगा कंट्रोल जेड करके अनडू करके, खुदा ना खास्ता आपने इस इमेज को सेव कर दिया पीएसडी फॉर्मेट में, कल को आप दोबारा इस प्रोजेक्ट पे काम करें तो फिर आप वाइट किस तरह लाएंगे। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस का ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर दें और इसको आप जब भी लाना चाहें तो नॉर्मल मोड पे वापसी ला सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जो ये दूसरा जो डिवीजन है ये लाइटन के लेकर लाइटर कलर तक, तो ये लाइट कलर का रिस्पॉन्स दे रहा होता है। लेट सपोज अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसमें से डार्क गायब होकर लाइट रह जाएगा, जो लाइट कलर होगा वो रहेगा, डार्क गायब हो जाएगा। अब इसमें लेट सपोज हमने ब्लैक खत्म करना है, ठीक है। अब ब्लैक खत्म करने के लिए आपने इस पर स्क्रीन के बटन को प्रेस किया तो इसमें से ब्लैक सारा हट जाएगा और जो है वाइट सारा निकल कर बाहर आ जाएगा। अब लेट सपोज इसकी एक और एग्जांपल हम यूँ सेट कर लें, तो इसको मैं 2 मिनट के लिए नॉर्मल मोड पर रखता हूँ। इसमें मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूँ कि इसमें हम इमेज को इन्वर्ट भी कर सकते हैं। देखें इसका तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से एडजस्टमेंट में गए, ऊपर ये इमेज के ऑप्शन में गए, एडजस्टमेंट में गए और ये इन्वर्ट है। इन्वर्ट क्या करता है कि इमेज के कलर्स को उल्टा कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बिल्कुल उलट कर देगा, व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट से चेंज कर देगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इन्वर्ट, और हमने इन्वर्स भी पहले पढ़ा था, तो वो सिलेक्शन के अंदर इन्वर्स था, वो था शिफ्ट कंट्रोल आई। उससे ये होता था कि उसकी सिलेक्शन रिवर्स हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी, लेकिन ये इमेज की कलर्स को उल्टा करता है, ब्लैक एंड व्हाइट को, या कोई 2 कलर हो दूसरा उसको भी इन्वर्स कर देगा, कोई इशू नहीं। बट ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो मैं उसको इस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ। अब हमने ब्लैक एंड व्हाइट को इन्वर्स कर दिया, अब हम इस पर लेट सपोज स्क्रीन अप्लाई करते हैं। देखिए ये स्क्रीन जब अप्लाई करेंगे तो इसमें से ब्लैक गायब होकर सारा का सारा व्हाइट आ गया सामने, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड डिवीजन में। थर्ड जो इसका जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये ओवरले से लेकर हार्ड मिक्स तक, ये जो है लाइट एंड डार्क दोनों को कंपेयर करके इसका जो हाईलाइटेड शेड दे रहा होता है। अब हम इसका हाईलाइटेड शेड यूँ समझेंगे, देखिए इस पर जब मैं लाइट एंड अप्लाई करूँगा, सॉरी ओवरले अप्लाई करता हूँ, तो ओवरले क्या करेगा कि इसका नीचे का कंटेंट भी आपको वाज़ेह तौर पे अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसने क्या किया कि नीचे का कलर से उसको 100% ब्लेंड नहीं किया, नीचे का कंटेंट भी नज़र आ रहा है, और जहाँ पर डार्क था वो लाइट हो गया और जो लाइट था वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो ये हाईलाइटेड कलर सारे आपको शो, ठीक है। देखिए यहाँ तक ओवरले में ये आपको रिजल्ट नज़र आया। फिर इसी तरह जब हम इसको, आप नीचे का एरो की एक दफ़ा किसी आप मोड पे, जैसे कि नॉर्मल पे आप रिजॉल्व पे आ गए, अब आप नीचे करते जाएं और ये इसके मोड चेंज होते रहेंगे, तो आप इस तरह जहाँ आपको आपकी इमेज लगती है कि इट्स इनफ और ये ठीक है, ये मैं यही इसी तरह का रिजल्ट चाह रहा था, तो वहाँ पर आप रुक जाएँ। इसी तरह देखें इसमें हर ऑप्शन पे अलग अलग जो है इसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ओवरले पे अलग, सॉफ्ट लाइट पे अलग, हार्ड लाइट पे अलग, अपना विविड लाइट है और जो है पिंक लाइट है, और इस तरह जो है ये आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते रहेंगे। तो इसको आप देखते रहें, डिफरेंस है, एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, यहाँ तक आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। आप अपने हिसाब से जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी पिक्चर के, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको मैच करें। जहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है इससे, वहाँ पर आप इसको रोक दें, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो है ये है ह्यू कहते हैं कलर को। अब कलर ये क्या कर रहा होगा कि देखें इसकी जो ओरिजिनल इमेज है ये है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है। अब लेट सपोज इस पर अगर मैं ह्यू करता हूँ तो ये ओवरऑल सब पे ब्लैक कलर चढ़ा देगा, ठीक है। अब देखिए जितनी इमेज पे ये नज़र आ रहा है ये इस पर ब्लैक कलर चढ़ा देगा, ठीक हो गया। अब इसको अगर इसके दूसरे हम आप चाह रहे हैं इसको कलर करना, तो आप इसको कलर प्रेस कर दें, तो कलर से ये होगा कि हम कभी भी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को कलर करना चाह रहे होते हैं तो उसमें ये कलर का ऑप्शन हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल के लिए हम ये करते हैं कि हम इसी पे आ जाते हैं, ठीक है, इस इमेज पे हम आ गए, ठीक है। अब लेट सपोज हम ये चाह रहे हैं, हमने इसके ऊपर एक और हम आ जाते हैं इस इमेज पे जो ब्लैक एंड वाइट है।
अब इस पे ब्लैक एंड वाइट की मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि लेट सपोज कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज है जिसको हम कलर कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम इस वाले जो कलर का जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड में, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो यही समझाने के लिए हम इस इमेज पे आ गए हैं 2 मिनट के लिए। मैं आपको ज़रा सा इमेज बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, लेट सपोज हमने ये करना है, हम इस पे ये चाह रहे हैं कि ये जो आर्ट बना हुआ है ना पूरा, इस आर्ट के अंदर, या इसको हम 2 मिनट के लिए कर लें कि हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को हम दोबारा से इन्वर्ट कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि जो वाइट आउटलाइन है ना, ये हो जाए ग्रीन, ठीक है। इसके या कोई सा भी कलर हम इस पर डालना चाह रहे हैं, तो ये पूरी मतलब कलर फिल्ड हो जाए इसके अंदर। तो हम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर हम एक ऊपर नई लेयर बना के इस पर हम डाल देते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट डाला तो ये पूरी पे इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन मोड पे रखा हुआ है। अब हम इसको कलर पे ले जाते हैं। अब देखें, अब ये जो अंदर की आउटलाइन थी जिसके ऊपर हमने ग्रीन अप्लाई किया, वो पूरी की पूरी तरह से ग्रीन हो चुकी, कलर हो चुका है उसके अंदर। या इसको समझाने के लिए हम ये करेंगे, इसको हम लेते हैं ब्रश टूल और ये पूरे पे हमने फेर दिया ब्रश, ठीक है। इसको हम 2 मिनट के लिए नॉर्मल पर रख देते हैं। ये इस वक्त नॉर्मल पे देखें, इसको मजीद समझने के लिए हम ये करते हैं कि इसको हम चले जाते हैं नॉर्मल मोड पे, ठीक है। नॉर्मल मोड पे जाके हम ये करते हैं कि हमने यहाँ से लिया ब्रश, ये हमने ले लिया ब्रश, ब्रश का साइज ज़रा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया डार्क पर्पल कलर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पर्पल कलर कर देते हैं पूरी की पूरी लेयर को, ठीक है। अब इस लेयर को जब हम कलर वाले ऑप्शन पे रखेंगे तो देखें इसके अंदर अब पर्पल कलर फिल हो गया। इसी तरह देखें, किसी ब्लैक एंड वाइट कलर के ऊपर आप कलर करके ट्रेसिंग करके उसको मोड अप्लाई कर दें, कलर मोड, तो वो ब्लैक एंड वाइट से कलर पे कन्वर्ट हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा आपको कि नीचे आपने ब्लैक एंड वाइट कलर की ट्रेसिंग ले ली, मतलब उसे सिलेक्शन बना ली, और उसके ऊपर स्किन का जो कलर होता है उसका भी कलर टोन सेट करके आप उसको कलर अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये कलर पिक्चर हो जाएगी और आपको इससे खेलने का काफ़ी मज़ा आएगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन भी बहुत अच्छे से और इजीली समझ आएंगे। और ये इस एडोब फोटोशॉप की डिज़ाइनिंग का बहुत अहम पार्ट भी है एक तरह से, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो यहाँ तक जो था, ये आपको उम्मीद है कि ब्लेंडिंग मोड्स तो समझ आ गए होंगे। अब इससे ऊपर एक पोर्शन ये रह गया, अभी आपको समझा दूँ कि ये काइंड है। इसमें ये होता है कि आप इसको सर्च, अभी जैसे कि आपकी बहुत सारी लेयर हैं, ठीक है। अब एक लेयर का नाम है आमिर, एक लेयर का नाम है मेमन ग्राफिक एकेडमी MGA, ठीक है। अब आपको सर्च करना है इसमें, तो आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं। जब आप इसमें लेयर लिखेंगे तो ये लेयर नाम की जितनी इमेजेस हैं सर्च करके ले आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। बाद जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें वो लेयर नहीं मिल रही होती जिस पर हमने काम करना होता है, तो ये सर्च इंजन होता है इसका। और ये देखें, आमिर नाम मैंने लिखा तो ये आमिर नाम से जितनी थी ले आया। अब हम मेमन ग्राफिक एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो ले आएगा। दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें इफेक्ट होते हैं कि आपने इस पर इम्पोज, लेवल इम्पोज, या कोई भी जो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया, जो आज हमने नहीं पढ़े हैं, अभी हम ब्लेंडिंग मोड पे हैं, तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें इम्पोज किस तरह करते हैं, स्ट्रोक किस तरह अप्लाई होते हैं, इनर शेडोज, आउटर शेडोज, और सब किस तरह लगते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर कल की क्लास में। तो ये है कि इसके थ्रू भी हम ढूंढ सकते हैं कि उस लेयर पे कोई हमने इफेक्ट दिया हुआ है, कि हमने एक लेयर पे लेवल इम्पोज दिया हुआ था, आप जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो वाली लेयर निकाल के सामने ले आएगा। लेकिन इस वक्त ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा कि हमने किसी पे भी ये वाला इफेक्ट अप्लाई नहीं किया। मोड पे आ जाते हैं, तो मोड में देखें हमने कलर मोड किस पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो उसने नहीं बताया। हमने स्क्रीन किस पे अप्लाई किया हुआ नहीं बताया। हम मल्टीप्लाई किस पे अप्लाई किया हुआ नहीं बताया। हमने इस वक्त नॉर्मल पे जाके देख लेते हैं कि इस वक्त इन इमेजेस के ऊपर हमने ल्यूमिनसिटी किया हुआ है, ठीक है, इस वाली पे। तो अब हम इसको यहाँ से मोड पे जाके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इस पे ये वाला मोड अप्लाई हुआ था, तो इसने ये लेयर निकाल दी हमें सामने लाकर। अब इसी तरह देखें कि इस पे हमने नॉर्मल रखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए जानबूझकर स्क्रीन कर देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये फंक्शंस में ये अप्लाई करता है कि नहीं। मोड पे आप गए,
यहाँ पे आपने स्क्रीन वाला ऑप्शन ढूंढा तो इसने बता दिया कि इस वाली लेयर पे आपने स्क्रीन मोड अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह एट्रीब्यूट हैं, कलर्स हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सिलेक्टेड है, आर्ट बोर्ड्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो कि हम सिलेक्ट करके मतलब यहाँ से चूज करके हम इसे ढूंढ के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर की कोई भी चीज़ अप्लाई क्यों नहीं हो रही कि हमने इसमें से कोई चीज़ें इन लेयर्स पे अप्लाई नहीं की थी। उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको लेयर्स पैनल समझाने की, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने भाई से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और सब चीज़ें उस पर दी हुई होती हैं। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, जो कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो लाजमी पूछा करें। कमेंट सेक्शन में अपना जो है कीमती सजेशन ज़रूर दिया करें कि आप मज़ीद किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।